प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नोत्तरी बनाई जा रही है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना, विकल्प को समझना और फिर सही उत्तर का चयन करना, ये है बहुत ही आवश्यक है। परीक्षा में आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। प्रश्न की प्रकृति, विकल्पों को अच्छी तरह से देखना और फिर सही विकल्प का चयन करना, यह एकाग्रचित्त होकर के आपको करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। आपको ये बताना है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में वर्णित है। ए 252 वैष्णवन की वार्ता, बी भक्तमाल, सी 84 वैष्णवन की वार्ता या डी वचनामृत। तो प्रिय विद्यार्थियों, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी 84 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता यह 17वीं शती का ग्रंथ है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लेखक हैं गोकुलनाथ इसके लेखक हैं। और भक्तमाल 1585 ईस्वी में नाभादास ने लिखा है, नाभादास ने। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत जो है 84 वैष्णवन की वार्ता में है। जिसके लेखक या रचनाकार गोकुलनाथ हैं। अगला प्रश्न है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर या डी रैदास। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर या डी रैदास। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इन्हें निर्गुण काव्य धारा का प्रवर्तक भी माना जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह वीजक नाम से धर्मदास ने किया है। इसको भी आप कहीं नोट कर लेंगे। तो इनके शिष्य धर्मदास, जो सबसे अधिक पढ़े लिखे थे, इन्होंने 1464 ईस्वी में वीजक नाम से कबीर की वाणियों का संग्रह किया था। पता होगा आपको कि इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। ये गारसा दत्तासी ने, बी पंडित राम नारायण दुगड़ ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने या डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने।
तीसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। विकल्प में ए गारसा दत्तासी, बी पंडित रामनारायण दुगड़, सी रामचंद्र शुक्ल या डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रासो ग्रंथ की उत्पत्ति के संबंध में बात अगर की जाए तो गारसा दत्तासी ने राजसूय से माना है, राजसूय से माना है गारसा दत्तासी ने, और हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है, राजयश। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है, गारसा दत्तासी ने राजसूय से माना है, जबकि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आइए अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ ए नायिका भेद है, बी काव्यांग विवेचन है, सी रस निष्पत्ति है या डी गुण दोष है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन, बी सही हो जाएगा। यह रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा से संबंधित है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। और काव्यांग विवेचन के अंतर्गत विद्यार्थियों रस है, छंद है, अलंकार है, रीति है, काव्य दोष है, काव्य गुण है आदि को सम्मिलित किया गया है। आदि के सम्मिलित स्वरूप को काव्यांग विवेचन कहा जाता है। तो लक्षण ग्रंथ का संबंध रीतिकाल से है और रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवियों ने इसका जो है स्वरूप निर्धारित किया है। इसके आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं काव्यांग विवेचन के आधार पर। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी मतीराम या डी तोष। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि रीतिकाल की 3 काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो आपको बताना है रीति सिद्ध कवि इनमें कौन हैं? ए बिहारी, बी घनानंद, सी मतीराम या डी तोष। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बिहारी। आपको पता होगा बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की है जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई की रचना बिहारी लाल ने की है, 719 दोहे इसमें हैं। तो रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, जबकि घनानंद रीति मुक्त हैं, मतीराम जो है ये रीतिबद्ध हैं। तो यह आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? ये भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी शंकुक या डी अभिनव गुप्त। अनुमितिवाद विद्यार्थियों ये है रस निरूपण से संबंधित है। आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था कि विभावानुभाव संचारी भाव रस संयोग आदर्शः निष्पत्ति, जिसकी व्याख्या जो है अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांत के माध्यम से किया है। तो आपको ये बताना है कि अनुमितिवाद जो सिद्धांत है इसके प्रतिष्ठाता कौन है? ए भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी शंकुक या डी अभिनव गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी शंकुक। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और ये 2री शताब्दी के आचार्य हैं। जबकि आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है, ध्वन्यालोक की रचना की है, और ये 9वीं सदी के मध्य भाग से संबंधित है। जबकि अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक
की रचना की है। 10वीं 11वीं शताब्दी के ये आचार्य माने जाते हैं। तो अन्वितवाद के प्रतिष्ठाता जो है वह आचार्य शंकुक हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, किंसुक कुसुम जान कर झपटा भौरा, सुख की लाल चोंच पर तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर, में कौन सा अलंकार है? आपको ये बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये संदेह, बी स्वाभावोक्ति, सी अन्योक्ति या डी भ्रांतिमान। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भ्रांतिमान। संदेह में ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि क्या कहा जा रहा है। जैसे सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, में स्पष्ट नहीं हो पाता है स्थिति क्या है। जबकि भ्रांतिमान में भ्रम से दूसरी वस्तु समझ ली जाती है। ये अलग अलग अलंकार का स्वरूप होता है, उसकी परिभाषा होती है, उसके लक्षण होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काव्यालंकार के रचयिता हैं ये भरत, बी कुंतक, सी भामा या डी दंडी। काव्यालंकार साहित्य शास्त्र से संबंधित संस्कृत के आचार्यों का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में काव्यालंकार भी एक ग्रंथ है। ये किस आचार्य का है ये आपको बताना है। ये भरत का है, बी कुंतक का है, सी भामा का है या डी दंडी का है। तो यह ग्रंथ सी भामा का है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका संबंध 6वीं शताब्दी के मध्यकाल से है। और आचार्य भरत की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम ग्रंथ की रचना की है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आचार्य दंडी ने जो है काव्यादर्श की रचना की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ये मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम या डी हिंदी। तो 9वें प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ये मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम या डी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी मलयालम। जबकि मराठी, गुजराती, हिंदी जो है ये है भाषा भारोपी परिवार के अंतर्गत आती हैं, जबकि मलयालम जो है ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ये इलाहाबाद, बी ओरछा एवं झांसी, सी मथुरा वृंदावन या डी बनारस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी मथुरा वृंदावन। मथुरा और वृंदावन के अलावा ब्रज भाषा जो है अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं और राजस्थान के भरतपुर, करौली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? ए भारत भूषण अग्रवाल की, बी अज्ञेय की, सी नेमचंद जैन की या डी त्रिलोचन की। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? ये भारत भूषण अग्रवाल की, बी अज्ञेय की, सी नेमचंद जैन की या डी त्रिलोचन की। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। और विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान पंक्ति जो है यह अज्ञेय की कितनी शांति कविता से लिया गया है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतवाला के संपादक कौन थे? आपको बताना है मतवाला के संपादक कौन थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी धर्मवीर भारती, सी निराला या डी शिवपूजन सहाय। आपको बताना है मतवाला के संपादक कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला या शिवपूजन सहाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी निराला। यह पत्रिका विद्यार्थियों 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और कलकत्ता से यह साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती थी। तो यह भी आपको याद रख लेना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था, जो बनारस से निकलती थी। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था, 1950 में बम्बई से निकलती थी। और शिवपूजन सहाय ने हिमालय पत्रिका का संपादन किया था, जो पटना से निकलती है। तो यह भी आप याद कर लीजिएगा। आइए 13वां प्रश्न, साखी किसका संकलन है? ये शमशेर बहादुर सिंह का, बी कीर्ति चौधरी का, सी हरिनारायण व्यास का या डी विजय देव नारायण शाही का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों साखी डॉक्टर विजय देव नारायण शाही का जो है संकलन है। इसके अलावा विजय देव नारायण शाही ने मछली घर, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी, अन्य रचनाएं भी लिखी हैं। शमशेर बहादुर की अगर बात की जाए तो बात बोलेगी, इनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है। कीर्ति चौधरी की खुले हुए आसमान के नीचे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि हरिनारायण व्यास ने मृग और तृष्णा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना की है। यह प्रसिद्ध रचना है इनकी, मृग और तृष्णा। त्रिकोण पर सूर्यदेव भी हरिनारायण व्यास की रचना है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मुक्तिबोध का या अज्ञेय का। 14वां प्रश्न, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? ये रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुक्तिबोध या डी अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा ने छायावाद के संबंध में महत्वपूर्ण कथन दिया है, जो आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद के प्रति विद्रोह रहा है। ये आप याद कर लीजिएगा। रामविलास शर्मा ने छायावाद के संबंध में कथन कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता रूढ़वादी के प्रति विद्रोह रहा है। जबकि मुक्तिबोध विकल्प में आप देख रहे हैं, मुक्तिबोध ने लिखा है कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पूर्ण रचना करता है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। और अज्ञेय का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? आपको बताना है कि प्रगतिशील आलोचक नहीं है। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी शिवदान सिंह चौहान, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक रहे हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा को प्रगतिशील आलोचक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आलमा कबूतरी किसकी रचना है? ए मृदुला गर्ग, बी गीतांजलि श्री, सी मैत्रेयी पुष्पा या डी चित्रा मुदगल। 16वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये बताना है आपको।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों श्री मैत्रेयी पुष्पा। अलमा कबूतरी क्या है? ये उपन्यास है, ये है उपन्यास है, इसको भी आपको याद रखना है। ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और मैत्रेयी पुष्पा जो है कथा साहित्य की एक सशक्त लेखिका हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, अलमा कबूतरी में बुंदेलखंड में बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन संघर्ष का चित्रण है। और उपन्यास में जरायम पेशा में संलग्न कबूतरा जाति तथा तथाकथित रूप से समाज में सभ्य कही जाने वाली कज्जा जाति के मध्य संघर्ष, पीड़ा व अपमान का चित्रण अलमा कबूतरी में किया गया है। तो इसको भी आप समझे रहिएगा। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड में बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में है? तो अलमा कबूतरी में है। अलमा कबूतरी उपन्यास किसने लिखा है? तो यह मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न, विलोम किस नाटक का पात्र है? ए चंद्रगुप्त, बी अंधायुग, सी कोमल गांधार या डी आषाढ़ का एक दिन। आपको बताना है कि विलोम किस नाटक का पात्र है। ये चंद्रगुप्त, बी अंधायुग, सी कोमल गांधार या डी आषाढ़ का एक दिन। तो विलोम जो है ये है आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। जबकि चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों में अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त हैं, चाणक्य हैं, अलका हैं, मालविका हैं। और चंद्रगुप्त नाटक ये जयशंकर प्रसाद का है। कोमल गांधार जो है ये शंकर शेष का नाटक है विद्यार्थियों। इसमें भीष्म, गांधारी, शकुनी ये पात्र हैं। जबकि अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती का नाटक है, जिसमें अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय ये पात्र हैं। जबकि विलोम यह जो है मोहन राकेश कृत जो है नाटक आषाढ़ का एक दिन है, 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसका प्रमुख पात्र है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये वैदिक संस्कृत से, बी लौकिक संस्कृत से, सी सौर सेनी अपभ्रंश से या डी प्राकृत से। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो यह प्रश्न थोड़ा सा गलत दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके जो विकल्प दिए गए हैं ये प्रश्न के अनुसार सही नहीं है। क्योंकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है यह क्रमानुसार वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश से हुई है। जबकि सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियां विकसित हुई हैं। तो ये विकल्प के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का जो स्वरूप है उसमें अगर बात की जाए तो केवल अपभ्रंश होता तो विकल्प सी सही हो जाता, लेकिन सौर सेनी अपभ्रंश दिया गया है तो इसलिए। और चूँकि वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत और अपभ्रंश ये हिंदी भाषा की उत्पत्ति का विकल्प है। तो ये प्रश्न जो है विद्यार्थियों गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? ए कलम का सिपाही, बी चीणों पर चांदनी, सी अर्ध कथानक या डी बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों आत्मकथा अर्ध कथानक है, सी विकल्प जो है। और ये अर्ध कथानक बनारसी दास ने लिखा है। ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। जबकि कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखित जीवनी है। चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य है। और बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी हरिशंकर परसाई, सी विद्यानिवास मिश्र या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता हैं प्रिय विद्यार्थियों विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं।
और इन्होंने तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शेफाली झर रही है जैसे महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। हरिशंकर परसाई व्यंग लेखक माने जाते हैं। इन्होंने पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र जैसे व्यंग लिखे हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो अशोक के फूल, कल्पतरु, कूटज इत्यादि महत्वपूर्ण निबंध उन्होंने लिखे हैं। और बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, महत्वपूर्ण निबंध उन्होंने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको रचना वर्ष जब तक याद नहीं होगा, आप इस तरह के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब आपको बताना है कि चतुर्सेन शास्त्री ने जो उपन्यास लिखे हैं, इनका सही क्रम क्या है। ये हृदय की प्यास, ये हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। बी आत्मदाह, अमर अभिलाषा, हृदय की पास, हृदय की प्यास, हृदय की परख। सी हृदय की प्यास, आत्मदाह, हृदय की परख, अमर अभिलाषा। या डी अमर अभिलाषा, हृदय की परख, आत्मदाह, हृदय की प्यास। अब यहाँ ये देखना होगा कि सबसे पहली रचना इनकी कौन सी है। तो हृदय की परख इनकी सबसे पहली रचना है, जो 1918 ईस्वी में लिखी गई। तो विकल्प में आप देख रहे हैं हृदय की परख जो है ए विकल्प में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप तुरंत ए पर निशान लगाइए, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ए कफन, ग्राम, पाल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी। बी ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टरी, पाल गोमरा का स्कूटर। सी पाल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी, कफन, ग्राम। डी डिप्टी कलेक्टरी, पाल गोमरा का स्कूटर, ग्राम, कफन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले कौन सी कहानी लिखी गई है। तो कफन की बात की जाए तो यह मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, 1936 में लिखी गई है। जबकि ग्राम की बात की जाए तो ग्राम 1911 ईस्वी में लिखी गई, जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर जो है ये उदय प्रकाश की जो है कहानी है, ये 1997 ईस्वी में लिखी गई है। जबकि डिप्टी कलेक्टरी जो कहानी है 1956 ईस्वी में लिखी गई है, ये अमरकांत की है। तो इस दृष्टि से ग्राम जो है सबसे पहले लिखी गई है 1911 ईस्वी में। तो आप देखिए ग्राम जो है सबसे पहले बी विकल्प में है। तो ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टरी, पाल गोमरा का स्कूटर, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। ए राजश्री खजुराहो का शिल्पी, कोणार्क, भारत दुर्दशा। बी कोणार्क, भारत दुर्दशा, राजश्री खजुराहो का शिल्पी। सी खजुराहो का शिल्पी, कोणार्क, राजश्री, भारत दुर्दशा। डी भारत दुर्दशा, राजश्री, कोणार्क या खजुराहो का शिल्पी। तो प्रिय विद्यार्थियों, 23वें प्रश्न पर यदि दृष्टि डाली जाए तो ये जो राजश्री है ये है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जब नाट्यकृति है जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष का नाटक है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है जो 1951 ईस्वी में लिखी गई। भारत दुर्दशा यह है हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1876 ईस्वी में लिखी गई। तो मुझे लगता है कि प्रिय विद्यार्थियों भारत दुर्दशा सबसे पहले होना चाहिए। तो आप देखिए इस विकल्प में सबसे पहले भारत दुर्दशा किस विकल्प में आपको मिलता है, तो यह डी में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी विकल्प है। 23वें प्रश्न का सही विकल्प डी है, भारत दुर्दशा, फिर राजश्री, फिर कोणार्क और फिर खजुराहो का शिल्पी, ये सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ये काव्य प्रकाश, 10 रूपक, काव्यालंकार, शोधवृत्ति, नाट्यशास्त्र। बी है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, शोधवृत्ति, 10 रूपक, काव्य प्रकाश। सी काव्यालंकार, शोधवृत्ति, नाट्यशास्त्र, 10 रूपक, काव्य प्रकाश।
या डी 10 रूपक काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, शोध वृत्ति या नाट्य शास्त्र। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों बी विकल्प। सबसे पहले नाट्य शास्त्र आएगा, फिर काव्य अलंकार, शोध वृत्ति। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, दूसरी शती में लिखी गई है। काव्य अलंकार शोध वृत्ति जो है ये वामन की है, 8वीं-9वीं सदी में। 10 रूपक जो है धनंजय की 10वीं सदी में, और काव्य प्रकाश मम्मट की है 11वीं सदी में। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। आज की प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। ये बताना है, ए अरे आयावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, हंसते निर्झर दहकती भट्टी। बी हंसते निर्झर दहकती भट्टी, देश विदेश, अरे यावर रहेगा याद, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। सी देश विदेश, यंत्रालोक से यंत्रालोक तक, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, अरे यावर रहेगा याद। डी अरे आयावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तो 25वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे ने 1953 में लिखा था। देश विदेश रामधारी सिंह दिनकर ने 1957 में लिखा था। हंसते तंत्रालोक से यंत्रालोक तक जो है ये डॉक्टर नगेंद्र ने 1968 में लिखा था। हंसते निर्झर दहकती भट्टी जो है ये विष्णु प्रभाकर ने 1966 में लिखा था। तो आप ये विकल्प में देखिए कि अरे यायावर रहेगा याद, फिर देश विदेश, फिर हंसते निर्झर दहकती भट्टी, और अंत में जो है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश, फिर हंसते निर्झर दहकती भट्टी, फिर अरे यायावर नहीं, अरे यायावर याद रहेगा, सी विकल्प पहले है, देश विदेश। ये डी विकल्प सही हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो इस आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित कीजिएगा। पुनः मुलाकात होगी एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक विद्यार्थियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत, नमस्कार।